चाहिए उसको वो चीज़ मिल जाती है। फॉर एग्जांपल हम अगर ये कहते हैं कि हमारे जो न्यूरॉन्स हैं यानी कि हमारे जो ब्रेन में सेल्स हैं उनको ग्लूकोज ही चाहिए, अगर उनको ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो हमारा जो ब्रेन है वो काम करना बंद कर जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ग्लूकोज जो है वो मेन फ्यूल होता है हमारे ब्रेन के लिए। इसी वजह से कभी भी अगर मतलब बहुत ज़्यादा थका हुआ हम महसूस करते हैं तो हमारा मन भी कुछ सोचने का नहीं करता, ना पढ़ने का मन करता है, तो उस टाइम इंस्टेंट जो एनर्जी मिलती है वो ग्लूकोज से मिलती है। वो कोई भी शुगरी फूड आइटम आप अगर खा लेंगे तो आपको तुरंत एनर्जेटिक महसूस होने लगेगा और दिमाग भी आपका तेज़ी से काम करने लगेगा। तो ये एक एग्जांपल हुआ न्यूरॉन्स का। फॉर एग्जांपल हम ये कहेंगे कि हमारी जो ऑप्टिक नर्व्स हैं, ऑप्टिक नर्व्स यानी कि जो हमारी आँखें हैं, आँखें जो प्रॉपर तरीके से काम करेंगी तो उनके लिए विटामिन ए चाहिए और कैल्शियम चाहिए। तो विटामिन ए और कैल्शियम क्या होगा कि ऑप्टिक नर्व्स को बनाने वाले जितने भी सेल्स हैं उनमें फूड में से निकला हुआ जितना भी विटामिन ए होगा और कैल्शियम होगा वो सारा का सारा ऑप्टिक नर्व्स के सेल्स में एसिमुलेट हो जाएगा। एसिमुलेट मतलब मिक्स हो जाएगा। ठीक, तो जिस सेल को जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, वो न्यूट्रिएंट उसके पास पहुंच जाएगा और उसके सेल्स में मिक्सअप हो जाएगा और फिर वो सेल्स प्रॉपर्ली काम करने लगेंगे। तो हम ये कहते हैं द ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड एंड डिजॉल्व फूड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी वेयर इट बिकम्स एसिमुलेटेड एट पार्ट्स ऑफ द सेल्स। तो ब्लड ही है वो ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम, ट्रांसपोर्टेशन भी है इस चैप्टर में एक टॉपिक। तो ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम ब्लड है, ब्लड ही ये सारे न्यूट्रिएंट्स को धीरे धीरे करके ट्रांसपोर्ट करता है, कैरी करता है, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है। जिस सेल तक उसे जाना चाहिए उस सेल तक उसे पहुंचाता है ब्लड। फिर हम ये कहते हैं कि जैसे हमने कोई भी चीज़ खाई और उसको खाने के बाद हमको एनर्जी मिली, तो वो जो एनर्जी मिलती है तो क्या जो चीज़ हम खाते हैं वो सबसे पहले क्या एनर्जी में ही कन्वर्ट हो जाती है कि जब तक खा रहे हैं और उस खाए हुए का जब तक इफेक्ट रहेगा तब तक हम एनर्जेटिक फील करेंगे और फिर एकदम से हमारी एनर्जी एकदम ख़त्म हो जाएगी और हम फेंट हो जाएंगे? ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि सबसे पहले बॉडी जो है वो बॉडी अपना रिजर्व फूड प्रिपेयर करके एक जगह सेव करके रखती है। दैट रिजर्व फूड इज कॉल्ड ग्लाइकोजन। द डाइजेस्टेड फूड विच इज़ नॉट यूज बाई अवर बॉडी इमीजिएटली, जिसकी अभी इमीजिएटली ज़रूरत नहीं है बॉडी में, तो उस डाइजेस्टेड फूड को बॉडी जो है वो साइड में रख देती है ग्लाइकोजन के तौर पर। मतलब ग्लाइकोजन इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वो लिवर में स्टोर होता है ग्लाइकोजन। तो इसको स्टोर कर देते हैं कि जैसे मान लीजिए कभी हमको भूख लग रही है और हमारे पास इमीडिएटली खाना कुछ भी खाने के लिए अवेलेबल नहीं है, तो उस दौरान जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने वाला जो भी कार्बोहाइड्रेट है दैट कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड ग्लाइकोजन। तो दिस इज कॉल्ड रिजर्व फूड ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो एंड इट कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी बाय द बॉडी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड का मतलब क्या है? ये ग्लाइकोजन की रिक्वायरमेंट आती ही तब है जब हमको भूख लग रही होती है और हमको खाने के लिए इमीडिएटली कुछ नहीं मिलता। ठीक है, तो इस वजह से ग्लाइकोजन की इम्पोर्टेंस तब बढ़ जाती है जब हमें भूख लग रही होती है। तो अगर मान लीजिए भूख लग रही है, 1-1.5 घंटे तक हमको खाने को नहीं मिला, तो वो जो 1-1.5 घंटे हमको एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? इस स्टोर्ड फूड ग्लाइकोजन की तरफ से। ठीक है, चलिए, ग्लाइकोजन का बिल्कुल यूज़ ना होना वो भी बॉडी के लिए खतरनाक है, और ग्लाइकोजन का फ्रीक्वेंटली यूज़ होना यानी कि रोज़ यूज़ होना वो भी खतरनाक है। मतलब रोज़ घंटों भूखा रहना कि आप 2-2, 3-3 घंटे तक भूखे ही हो, भूख लगती जा रही है लेकिन फिर भी आप कुछ खा नहीं रहे हो, तो वो भी गलत है। यानी कि ग्लाइकोजन आप डेली इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी गलत है। और आप भूख आपको लगी नहीं रही है फिर भी चलिए आप कुछ खा ही ले, आप खाते ही जा रहे हो, खाते ही जा रहे हो। ठीक, तो आप बॉडी के ग्लाइकोजन को यूज़ होने का मौका ही नहीं दे रहे हो। तो वो जो रिजर्व फूड है वो रिजर्व फूड कभी यूज़ ही नहीं होगा, तो वो भी चीज़ खतरनाक है। तो किसी चीज़ का एक्सेसिव यूजेज खतरनाक है। जैसे कि ग्लाइकोजन का एक्सेसिव यूसेज कब होगा? जब आप फ्रीक्वेंटली बहुत बहुत भूखा रहा करोगे तब होगा ग्लाइकोजन का फ्रीक्वेंट यूज़। ठीक है, वो भी खतरनाक है। और ग्लाइकोजन को यूज़ ना ही करना मतलब लगातार कुछ ना कुछ खाते ही रहना, दैट इज़ ऑल्सो डेंजरस। क्या होगा अगर फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है या नहीं? अगर फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहा है तो जो है तो वो लिवर के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, और अगर फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं हो रहा है तो वो इस चीज़ में खतरनाक है कि वो रुका हुआ जो ग्लाइकोजन है ना वो धीरे धीरे कैंसरस टिश्यूज़ को डेवलप करने लगता है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि बॉडी में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको अगर अवॉइड करना है तो हफ्ते में एक बार फास्टिंग जरूर करनी चाहिए। कभी भी किसी को भी, आप शिव जी को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, किसी को भी मानते हैं, तो आप एक बार हफ्ते में फास्टिंग कर लीजिए, तो उससे ठीक रहता है। तो ऐसा मतलब आयुर्वेद में भी कहते हैं, और अब तो एलोपैथ के डॉक्टर्स जिनको पूरा वर्ल्ड मानते हैं वो भी सब कहते हैं कि फास्टिंग जो है वो वीकली नहीं तो 10 डेज़ में एक बार या 15 डेज़ में एक बार कोई ना कोई फास्ट जरूर रख लेना चाहिए।
तो उससे क्या होता है कि अगर कोई भी रुका हुआ आपका ग्लाइकोजन है और वो गलती से भी किसी भी तरीके के टिश्यूज़ बना रहा है, तो वो जो टिश्यूज़ डेवलप हुए हैं वो टिश्यूज़ भी तभी के तभी डैमेज हो जाएंगे और बॉडी जो है एक तरह से क्लीन हो जाएगी। तो सर फास्टिंग में वैसे डेंजरस नहीं होती फास्टिंग? फास्टिंग, फ्रीक्वेंट फास्टिंग डेंजरस होती है कि आप रोज ही भूखे रह रहे हैं, तो वो खतरनाक है। हफ्ते में 1 दिन या 10 दिन में 1 दिन कर लीजिए कभी। और सर जैसे वो होता है करवा चौथ वगैरह में तो पानी भी नहीं वो पीते तो हैं। पूरा दिन का मतलब साल में एक बार होता है। सर वो ज़्यादा हार्म नहीं करता। नहीं, वो साल में एक बार ऐसा करना वो हार्मफुल नहीं है। उसके बाद फिर खाते पीते हुए पूरी वगैरह बहुत साफ था। क्योंकि सर उसमें तो पानी नहीं पीते ना, ऐसा होता है। वो अलग अलग लोगों के अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि पानी पी लेते हैं, कुछ ऐसे हैं कि बिल्कुल भी पानी नहीं पीते, तो वो भी अच्छा है। वो भी अच्छा है कि अगर आप किसी दिन पानी भी ना पिए तो भी अच्छा है, कभी कभी करना चाहिए। अच्छा, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है इजेशन। फिफ्थ स्टेप है इजेशन। इजेशन का मतलब ये है कि बॉडी में जो भी अनडाइजेस्टेड फूड आइटम्स हैं उनका सबका एक्सक्रीट होकर बाहर निकल जाना, दैट इज कॉल्ड इजेशन। A part of the food which we eat cannot be digested by our body. A part of the food which we eat cannot be digested by your body, cannot be a part of the food which we eat cannot be digested by your body. Full stop. This undigested food cannot be absorbed in the small intestine, cannot be absorbed this undigested food cannot be absorbed in the small intestine, cannot be absorbed in the small intestine, so this undigested food, next point में लिखेंगे, so this undigested food passes from the small intestine into a wider tube, passes from the small intestine into a wider tube called large intestine, into a wider tube called large intestine, into a wider tube called large intestine. Finally, this undigested food
digested food is passed out or ingested from our body is passed out or ingested from our body or ingested from our body as feces or stool through रेक्टम। तो क्या होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन ये कहते हैं अ पार्ट ऑफ द फूड विच वी ईट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय अवर बॉडी। तो फूड का कुछ पार्ट ऐसा है जो हम खाते हैं जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, अनडाइजेस्टेड फूड होता है। तो दिस अनडाइजेस्टेड फूड कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। और फाइनली ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये स्मॉल इंटेस्टाइन से एक वाइडर ट्यूब में चला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो नैरो होती है, इस वजह से उसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। हालांकि उसकी जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा होती है, नैरो होती है, इस वजह से उसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है, लार्ज इंटेस्टाइन थोड़ी सी चौड़ी होती है, वाइड होती है, इस वजह से उसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। तो जो ये अनडाइजेस्टेड फूड है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में क्योंकि एब्जॉर्ब नहीं होता तो फाइनली फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में के बाद, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद में फिर ये अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से इजेस्ट हो जाता है, यानी कि बाहर निकल जाता है एज स्टूल और फेसेस थ्रू रेक्टम। तो ये बाहर निकल जाता है। तो ये फाइनल हमारा न्यूट्रिशन हुआ ह्यूमन बींग्स का। और यहाँ से एक चीज़ मैं आपको और बताऊँगा कि जैसे हमने ना एक चीज़ देखी थी डाइजेशन में कि जैसे हम कोई भी चीज़ खा रहे हैं या पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो सबसे पहले कहाँ जाएगी? हमारे माउथ में, माउथ से इसोफेगस में, और इसोफेगस के बाद में जाएगी स्टमक में। आपने कई बार सुना होगा कोई मतलब आसपास घर पर मम्मी पापा या कई बार आपका कोई फ्रेंड भी आपको बता देता होगा कि खाना खा रहे हो ना तो खाना खाने के बाद तुरंत बाद एकदम से पानी मत पिया करो, या खाना खा रहे हो तो बीच बीच में, कई लोगों को आदत होती है बीच बीच में पानी पीते रहते हैं। तो वो क्यों मना करते हैं कि कई बार लगता है ये क्या फालतू की बात है, इससे क्या होता है, पानी पीते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है पानी पीते हैं तो अब इसका जो रीज़न है वो क्योंकि आपने ये पूरा न्यूट्रिशन वाला पूरा जो प्रोसेस है, सारे के सारे 5 स्टेप्स आपने कर लिए हैं, तो अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने ना एक एक्सपेरिमेंट देखा था। और एक एक्सपेरिमेंट का शायद मैंने जिक्र भी करा था कि अगर मान लीजिए किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर एसिड रखा हुआ है और मैं उस एसिड को डाइल्यूट करना चाहता हूँ, तो एसिड को डाइल्यूट कैसे करेंगे? क्या पानी डालेंगे उसके अंदर? पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि वो उसके अंदर बर्निंग इफेक्ट होता है, वो एकदम से चीज़ों को जलाता है। तो होता क्या है कि अगर मान लीजिए टेस्ट ट्यूब में एसिड है और एसिड में आप पानी डालेंगे तो उसका इफेक्ट इतना ज़्यादा है, बर्निंग इफेक्ट है एसिड का, तो वो पानी पर भी उसका बर्निंग इफेक्ट काम करेगा। तो वो जो भी आपने उसमें पानी डाला वो उस पानी को एकदम से जलाने की कोशिश करेगा, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पर उसको ले जाएगा एकदम से। और पानी को जब वो एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पर ले जाता है तो पानी इंस्टेंटली वेपर्स में कन्वर्ट होता है और वेपर्स एकदम से ऊपर की तरफ उड़ते हैं। तो जब वेपर्स एकदम से ऊपर की तरफ उड़ते हैं तो वो डेंजरस फ्यूम्स निकलते हैं एकदम, और वो हमारे चेहरे पर, अगर हम टेस्ट ट्यूब को ऐसे देख रहे हैं चेहरे के पास है तो वो चेहरे को जला सकता है। ठीक है, तो ये तो बताया होगा, शायद स्कूल में भी किसी ने बताया होगा कि एसिड में अगर हम पानी डालते हैं तो एसिड की जो छींटें हैं वो एकदम से स्प्लैश आउट हो सकती हैं। वही चीज़ हमारे खाने के साथ है। फिर स्टमक के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिबरेट होना शुरू हो जाता है, और जब वो लिबरेट होना शुरू हो जाता है, जब हम खाना खाते हैं तो वो और ज़्यादा लिबरेट होता है। तो जब वो और ज़्यादा लिबरेट होता है तो वो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए वो एसिड सिक्रीट हो रहा है। ठीक है, तो एसिड ने अपना काम करना शुरू कर दिया और आप ऊपर से डाल रहे हो पानी। तो एसिड के ऊपर अगर आप पानी डालोगे तो आपके गले को, माउथ को, इसोफेगस को, उसको तो ठंडक मिलेगी, लेकिन स्टमक में क्या बवाल हो जाएगा वो आप समझ लो। ठीक है ना, समझ रहे हैं? फिर स्टमक में क्या होगा? स्टमक में एकदम से वो स्प्लैशिंग होगी, बड़ी तेज़ी से स्प्लैशिंग होगी। वो हेल्थ के लिए और डाइजेशन के लिए किसी भी तरह से ठीक नहीं है। तो होगा क्या कि वो जो फूड है जिसको ढंग से डाइजेस्ट हो जाना चाहिए था वो ढंग से डाइजेस्ट नहीं होगा, वो अनडाइजेस्ट रह जाएगा। अनडाइजेस्ट हो जाएगा तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होगा। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो फूड कहाँ जाएगा?
वो एसिमिलेट नहीं होगा, वो एसिमिलेट नहीं होगा तो हर एक सेल को जितना न्यूट्रिशन मिलना चाहिए उतना न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, और वो फूड जाएगा कहाँ? वो सीधा का सीधा लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू वो फेसेस या स्टूल उसमें कन्वर्ट होकर वो बॉडी से धीरे धीरे बाहर ही निकलता है, ठीक है। तो इसी वजह से आपने कई बार सुना होगा और कई पेरेंट्स से भी सुना होगा, ये तो खूब खाता पीता तो खूब है लेकिन इसके शरीर को कुछ लगता ही नहीं है। तो लगता क्यों नहीं है? क्योंकि तुम जो खा रहे हो उसको तुम डाइजेस्ट तो कर नहीं रहे हो। क्यों? खाना खाया, खाना खाते पानी पी लिया। तो इसलिए जो थोड़ा बहुत टाइम, लगभग 1 घंटा रुक जाना चाहिए, भले ही प्यास लगे। तो आपको शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन थोड़ा सा इस चीज़ को प्रैक्टिस करना। ये चीज़ अगर कोई पहले बताएगा तो शायद समझ में नहीं आई होगी, लेकिन अब आपने न्यूट्रिशन का पूरा प्रोसेस देखा है। एसिड सिक्रीट होता है, बाइल जूस सिक्रीट होते हैं, ये सारे के सारे एसिडिक होते हैं। और जब ये सारे एसिडिक होते हैं, आपने उस पर तुरंत पानी डाल दिया तो वाटर इमीडिएटली इवेपोरेट होगा, स्प्लैश आउट होगा, और फिर होगा क्या कि एसिड का जो इफेक्ट पड़ना चाहिए था खाने पर वो पड़ नहीं पाएगा और फूड प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। समझ गए? तो अच्छा खासा खा भी रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो लग नहीं रहा है शरीर में, वो ऐसे ही होता है। तो कोशिश करिएगा, अगर आपको भी ये प्रैक्टिस है खाना खाते ही तुरंत पानी पीने की, तो इस आदत को बदल दो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा, डेंटल केरीज। डेंटल केरीज, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ अ टूथ इज कॉल्ड इनेमल। The hard outer covering of a tooth is called enamel. Tooth enamel is the hardest material in our body. Tooth enamel is the hardest material in tooth enamel is the hardest material in our body. It is harder than even bones. It is harder than even bones. ये bones से भी ज़्यादा हार्ड होता है। अब हार्डनेस का मतलब ये नहीं है कि जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ है, मान लो लकड़ी है, लकड़ी का कोई टुकड़ा है, मैं उस लकड़ी के टुकड़े को दबा रहा हूँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो दब नहीं रहा है, ये तो बहुत हार्ड है। तो हार्डनेस की ये डेफिनेशन नहीं होती। हार्डनेस की डेफिनेशन ये होती है एनीथिंग दैट कैन नॉट बी कट विद अ नाइफ, उसको हम बोलते हैं हार्ड, ठीक है। और एनीथिंग दैट कैन बी इजीली कट विद अ नाइफ, उसको मैं हार्ड नहीं बोलूँगा, उसको मैं बोलूँगा सॉफ्ट है। अब कोई चीज़ कम हार्ड है या कोई चीज़ ज़्यादा हार्ड है, वो कैसे पता चलेगा? कोई चीज़ तो चाकू से काटने पर आसानी से कट गई, तो हम ये कहेंगे थोड़ी सी कम हार्ड है। और कोई चीज़ को चाकू से हम काट रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा देर तक हमको उसको कोशिश करनी पड़ रही है, तब जाकर, या ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है, तब जाकर वो चीज़ कट रही है, तो हम उसको बोलेंगे कि ये ज़्यादा हार्ड है। तो इसी तरह से बॉडी की अगर बात करें जाए तो बॉडी में हम ये जानते हैं कि अगर कोई भी चीज़, अगर हम नॉर्मली ऐसी सोचें कि हार्ड चीज़ क्या हो सकती है, तो हम ये कहेंगे कि बोन जो है, बोन ही सबसे ज़्यादा हार्ड होती है। बाकी स्किन, मसल्स वगैरह ये तो इतनी हार्ड नहीं होती, बोन सबसे ज़्यादा हार्ड होती है। तो फिर ये कहेंगे कि अच्छा बोन हार्ड है, तो जो इनेमल है, इनेमल क्या होगा? इनेमल जो है वो एक आउटर कवरिंग होती है, दांतों के बाहर की आउटर कवरिंग को इनेमल बोलते हैं। अब वो जो इनेमल है, उस इनेमल को अगर एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए और इकट्ठा करने के बाद उसको अगर काट के देखें तो बोन के कंपैरिजन में इनेमल को काटना टफ होता है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि इनेमल जो है वो बोन से भी ज़्यादा हार्ड है, और बोन से भी ज़्यादा हार्ड है तो बॉडी का हार्डेस्ट मटीरियल इनेमल ही है।
नेक्स्ट पॉइंट लिखें, द पार्ट ऑफ टूथ बिलो इनेमल इज कॉल्ड डेंटाइल. The part of tooth below enamel is called dentine. Dentine is similar to bone. Dentine is similar to bone. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इनसाइड द डेंटाइन इज पल्प कैविटी. Inside the dentine is pulp cavity. The pulp cavity contains nerves and blood vessels. Cavity contains nerves and blood vessels. The formation of small cavities, next point लिखिएगा, the formation of small cavities or holes in the teeth due to the action of the teeth due to the action of acid forming bacteria and improper due to the action of the action of acid forming bacteria and improper dental care is called dental caries. प्रॉपर डेंटल केयर इज कॉल्ड डेंटल केरीज. इसके बाद एक डायग्राम बनाइएगा. ये ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है भाई, बता दीजिए. यस सर. ठीक है, बाकी बच्चे हैं अभी? एक डायग्राम बनाया इसमें.
उसके ऊपर जो आउटर कवरिंग है दैट इज कॉल्ड इनेमल, की मैंने टूथ का डायग्राम बनवाया है। इनेमल, इनेमल के बाद जो दूसरा है, दूसरा लेयर जो है दैट इज कॉल्ड डेंटाइन। डेंटाइन के बाद, डेंटाइन के अंदर जो कैविटी होती है उसको बोलते हैं पल्प कैविटी। पल्प कैविटी कंटेनिंग nerves and blood vessels। और ये वाला पोर्शन है, इसको ऐसे शेड कर देना, बिल्कुल लास्ट वाला जो पोर्शन है, मतलब इस वाले पोर्शन में जो दांत है, जो टूथ है वो फिक्स्ड है, इस पोर्शन को बोलते हैं गम। ये गम होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें नोट करेंगे, if the teeth are not cleaned regularly, the teeth are not cleaned regularly, if the teeth are not cleaned regularly, they become covered with a sticky yellowish layer they become covered with a sticky, they become covered with a sticky, yellowish layer of food particles and bacteria, yellowish layer of food particles and bacteria, sticky yellowish layer of food particles and bacteria cells called dental plaque। डेंटल प्लाक। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले तो वो आपको जो एक्सप्लेन करा ही था इनेमल, कि इनेमल जो है वो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट पार्टिकल होता है ह्यूमन बॉडी में। द हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ अ टीथ इज कॉल्ड इनेमल। टूथ इनेमल इज द हार्डेस्ट मटेरियल इन अवर बॉडी, इट इज़ हार्डर देन इवन बोन्स। तो अब तक अगर ये लग रहा हो कि बोन से ज़्यादा हार्ड कुछ नहीं होता, तो बोन से ज़्यादा हार्ड जो है वो होता है इनेमल। हार्डनेस का मतलब होता है एनीथिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट टू कट विद अ नाइफ, उसको हम हार्ड बोल देते हैं। अगला देखिए, द पार्ट ऑफ टूथ बिलो द इनेमल इज कॉल्ड डेंटाइन। डेंटाइन इज सिमिलर टू बोन। इनेमल के जस्ट नीचे जो पार्ट होता है टूथ का, उसको हम डेंटाइन बोल देते हैं। डेंटाइन लगभग हमारा बोन के जैसा ही होता है। डेंटाइन में क्या होता है, डेंटाइन इनसाइड द डेंटाइन इज अ पल्प कैविटी। द पल्प कैविटी कंटेन्स नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। डेंटाइन के अंदर पल्प कैविटी होती है। कैविटी का मतलब एक पोर्शन है, एक होल है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं और नर्व्स होती हैं। The formation of small cavities or holes in the teeth due to the action of acid forming bacteria and improper dental care is called dental caries। तो अब एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि जब भी कभी ऐसा होता है कि दांत खराब होने शुरू हो जाते हैं या दांतों में कैविटीज़ होनी शुरू हो जाती हैं, तो उसके दो रीज़न हो सकते हैं। एक रीज़न तो ये है कि भी हम तो अपने दांत बहुत अच्छे से साफ़ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका मतलब स्टमक की प्रॉब्लम है। जब स्टमक में ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होने लगता है, तो वो जो एसिड है, आपने एक शब्द सुना होगा एसिड रिफ्लक्स बोलते हैं उसको। अभी नहीं तो अगर आगे की क्लासेस में बायो पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे एक शब्द होता है एसिड रिफ्लक्स। एसिड रिफ्लक्स ये है कि जब ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होने लगता है बॉडी में, और पर्टिकुलरली वो तभी होता है जब हम बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर रहे हैं।
तो जब ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होने लगता है तो वो स्टमक से जो है वो रिफ्लेक्स होकर वो ऊपर की तरफ आने लगता है, और जब वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आता है तो वो इसोफेगस से होता हुआ हमारे माउथ तक पहुंचता है, और माउथ में खट्टापन रहने लगता है, खास तौर पर ऐसे लोगों का जो बहुत ज़्यादा खाते हैं। फिर वो क्या करेंगे, उसके बाद उनको लगता है कि अच्छा पता नहीं वैसे ही खट्टा सा कुछ लग रहा है, कुछ माउथ फ्रेशनर खा लिया, कुछ या माउथ वॉश लिया, माउथ वॉश से थोड़ी बहुत देर के लिए अपना मुंह को साफ कर लिया, बस इतना। लेकिन ये नहीं समझ पाते कि जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम स्टमक में है। अब उससे होता क्या है कि वो जो एसिड है वो जब लगातार आपके माउथ में रहेगा तो वो जो एसिड है वो धीरे धीरे दांतों के इनेमल को अटैक करना शुरू करेगा। जब इनेमल इरोड अवे हो जाएगा तो इनेमल के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है डेंटाइन। तो जो नेक्स्ट पार्ट है डेंटाइन को जब वो ख़राब करना शुरू करेगा तो फिर अंदर वो नर्व्स में ब्लड वेसल्स में जाना शुरू होगा। बहुत छोटा प्रोसेस नहीं है, 3 साल 4 साल 5 साल लंबा प्रोसेस है कि अगर आपने अपनी ईटिंग हैबिट्स ख़राब कर ली तो ईटिंग हैबिट्स ख़राब करने की वजह से फिर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम शुरू हुई, तो एसिडिटी से दांत खराब होने शुरू होते हैं, डेंटल केरीज कहते हैं उसको। और दूसरा तो मेन रीज़न है वो आपको पता ही है कि अगर हम दांतों को ढंग से साफ़ नहीं करेंगे तो उसके ऊपर बैक्टीरिया सेल्स और जर्म्स वगैरह वो सब स्टिक करना शुरू करेंगे और उसकी वजह से ये प्लाक वहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, डेंटल केरीज में बताइए जी, क्लियर है सभी को? यस सर। बाकी बच्चे बताएं भाई, सौम्या, सिमरन, रिदम। इनेमल जो है ना, इनेमल का ये है फंडा। देखिए एक और भी तरीका है इनेमल का कि इनेमल, अगर आपने सुना होगा कि ज़्यादातर डेंटिस्ट आपसे ये कहते हैं कि दांत साफ करने हैं लेकिन हल्के हाथ से। ये नहीं है कि पूरी ताकत से आप रगड़े जा रहे हो दांतों को, बिल्कुल आज चमकाना है इनको, वो नहीं। क्योंकि क्या है कि जब एक आदत बन जाती है कि नहीं मैं तो बहुत ज़ोर से बड़ी तेज़ी से ब्रश करूँगा, तो उससे होता क्या है कि धीरे धीरे इनेमल की जो लेयरिंग है वो धीरे धीरे जो है ना वो गायब होनी शुरू हो जाती है। और जब वो गायब हो जाती है तो बड़ा मुश्किल है प्रोसीजर उसका कि वो रीग्रो कर जाए। हाँ, कोई डेंटिस्ट बता सकता है कि क्या तरीका होता है उसका। एक तरीका तो यही है कि भाई थोड़ा सा ब्रशिंग हैबिट्स जो है उनको थोड़ा ठीक करा जाए, कि सॉफ्ट ब्रश लिया जाए और हल्के हाथ से साफ किया जाए, ये नहीं कि बहुत ताकत लगा दी जाए उसमें। शायद नहीं होती, लेकिन डेंटिस्ट बता पाएंगे क्योंकि मैंने सुना है, तो मैं कंफर्म नहीं कह सकता इस चीज़ को। हाँ, अब तो डेंटिस्ट्री में बड़ा एडवांसमेंट हो चुका, तो वो बता सकते हैं, डेंटिस्ट बता सकते हैं कि शायद होता होगा कोई प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक आप लिखेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन तो लाइफ प्रोसेसेस में ये वाला जो हमारा लाइफ प्रोसेस था न्यूट्रिशन वाला, ये काफ़ी बड़ा था, ये वाला कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन। फिर देखेंगे रेस्पिरेशन जैसे पहले देखा था अमीबा में कैसे होता है, पैरामीशियम में कैसे होता है, ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक चीज़ और देखनी पड़ेगी कि फ़िश में कैसे होता है, एम्फीबियंस में कैसे होता है। कुछ ऐसे भी तो है ना कि जैसे फ़िश है वो सांस तो लेती है लेकिन पानी के अंदर ही ले पाती है, बाहर नहीं ले पाती है। एम्फीबियंस पानी के अंदर भी रह पाते हैं और बाहर भी रह लेते हैं। तो क्या ऐसा तरीका है या उनकी बॉडी में ऐसा क्या डिफरेंस है कि वो पानी के अंदर भी सांस ले पाते हैं और पानी के बाहर भी ले पाते हैं, तो वो सारा यहाँ पर देखना पड़ेगा। रेस्पिरेशन के टाइप्स देखेंगे, पहले हेडिंग डालिए है रेस्पिरेशन। बस 1 मिनट वेट करिए, मैं आ रहा हूँ।
देखिएगा द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड द प्रोसेस ऑफ process of releasing energy from food is called respiration. Is called it involves taking in oxygen it involves taking in oxygen of air into the cells using it for releasing energy using it for releasing energy by burning food and then eliminating the waste products and then eliminating the waste products ब्रैकेट में लिखिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम द बॉडी इतना कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ।